Very good morning, my dear students. Welcome to the science lecture. Today, we are going to start a new unit, chapter number 5, Coal and Petroleum. Myself, तोसिफ सर. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर यूनिट 4 तक के कंटेंट डिस्कस किए एंड टुडे कोल एंड पेट्रोलियम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो महत्व के फॉसिल फ्यूल्स, एक है कोल और दूसरा है पेट्रोलियम. एक कोल के जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेजरली किया जाता है और दूसरा पेट्रोलियम, मोस्ट ऑफली पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल के अंदर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो उसके बारे में जानकारी लेंगे. चलिए. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. So हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें नेचुरली मिलती है और कुछ हमें कुदरत से लेनी पड़ती है. ओके. सो सर्टेन थिंग्स लाइक नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे हमें कई सारे ऐसे मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है, वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ purification process which is developed by the human efforts through which we can obtain the useful form of resource. Can we use all natural resources forever? नीचे बूझो तो नहीं है ये, लेकिन कोई एक और लड़का है कि जो पूछ रहा है कि क्या हम हमारे कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल ज़िंदगी भर तक कर सकते हैं? No, definitely not. Because the amount of natural resources are product of millions of years process. करोड़ों, लाखों और करोड़ों सालों की प्रोसेसेस के बाद ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो जनरेट हुए थे. तो अभी उसकी तादाद एक फ़िक्स है कि अगर उसकी अमाउंट को हम कंज्यूम कर जाएंगे तो उतने लाखों या तो करोड़ों साल बाद ही हमें वो वापस मिल पाते हैं. सो वी कैन नॉट यूज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. ओके. Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. कुदरती संसाधनों को क्लासिफाई करना पड़े तो उसे दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन कि जो कभी खत्म ना होने वाले हों. दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जांपल्स आर सनलाइट एंड एयर. सनलाइट एंड एयर आर द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जब तक ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर सनरेज आती रहती है तब तक ये रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होने वाले. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ अनलिमिटेड क्वांटिटी. अमर्यादित अमाउंट के अंदर उसकी उपलब्धि हमारे पास है. एंड इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमंस. सेकंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इस रिसोर्सेज की तादाद बहुत ही मर्यादित है, यानी कि कुदरत से ही मिलने वाले ये रिसोर्स है, लेकिन इसके फॉर्मेशन के पीछे कई लाखों सालों की प्रक्रियाएं रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. इस रिसोर्सेज के उदाहरण जो है वो जंगल, प्राणी, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस है कि जिसका निर्माण जो है वो हज़ारों लाखों सालों की प्रक्रियाओं के बाद जो है वो हुआ है. So if it need to be renewed, it requires that much amount of years. Okay. In this chapter, we will learn about some exhaustible resources like coal, petroleum and natural gas. This were formed from the dead remains of living organisms, यानी कि फॉसिल्स जिसे कहा जाता है. इसका निर्माण जो है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, ये प्राणियों के मृतप्राय अवशेष जो थे उनमें से हुआ है. सो दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. इसलिए इसको
फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। फॉसिल का मतलब ही होता है मृत प्राणियों के अवशेष, अस्थिया जिसे हम कहते हैं बेसिकली। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कोल यानी कि कोयला। कोयले के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है तो ये वज़न में काफ़ी कम, इसका वज़न काफ़ी कम होता है कंपेयर टू द स्टोन्स एंड मिनरल्स, लेकिन ये हार्ड जो है वो पत्थर जितना ही होता है और इसका कलर एकदम डार्क ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. कोयले का इस्तेमाल खाना पकाने के अंदर बेसिकली किया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर कई कई जगहों पे जब खाना पकाया जाता है, जिसे देग कहा जाता है, तो देगों में जब भी खाना पकाया जाता है तो उसके नीचे कोयले का भट्ठा किया जाता है और उसमें खाने को पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो बेसिकली मेजर अमाउंट ऑफ फूड कुकिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कुकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कोल। शुरू में यानी कि जब भी रेलवे इंजनों की ईजाद हुई थी तभी उसके अंदर भी कोल का इस्तेमाल होता था स्टीम प्रोड्यूस करने में, ताकि स्टीम से यानी कि भाप से इंजन रन करवा सके, इंजन को चला सके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू सी दैट दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोल। फर्स्ट, टू कुक फूड; सेकेंड, टू रन engine; third, to generate the electricity inside the thermal power stations. Coal is also used as a fuel in various industries. अलग अलग उद्योगों के अंदर भी कोयले का इस्तेमाल होता है। Story of coal. Where do we get coal from and how is it formed? कोयला जो है वो हमें कहाँ से मिलता है और ये बनता कैसे है, चलिए आइए देखते हैं। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होता है, और अभी गिन लो तो 300 मिलियन यानी कि कितने लाख साल के पहले की ये बात है। तो अभी बहुत घने जंगल हुआ करते थे नीचे के जो थोड़े नमी वाले प्रदेश है वहाँ पे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूराइड अंडर द सॉइल। ज़्यादा बाढ़ आने के कारण ये प्रदेश जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गए। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। और सालों के बीत जाने के बाद, मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे उसके ऊपर जो है वो ज़मीनी स्तर की रचना होती गई और वो दबाव के नीचे आते गए, मतलब एकदम से कंप्रेस होते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे ही साल बीतते जाते थे वैसे वैसे उसके ऊपर जो सॉइल के लेयर थे वो आते जाते थे और उसका वज़न इतना होता जाता था कि उसके नीचे जो ये डेंस फॉरेस्ट थे वो दबते जाते थे। और उसकी वजह से जैसे कंप्रेशन यानी कि दबाव बढ़ता था, तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के नीचे जाते जाते थे तो वैसे वैसे उसका तापमान भी बढ़ता था। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। धीरे धीरे ये दबाव और तापमान के कारण जो ये प्लांट थे वो कोल के अंदर कन्वर्ट होते गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Please tick mark this definition, my dear students. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. मतलब इन सारी वनस्पतियों का और जो ये जीव सृष्टि थी उसका को कार्बन के अंदर कन्वर्ट होना, मेजरली या तो कोल के अंदर कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोल और द प्रोसेस ऑफ कोल मेकिंग इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। वेजिटेशन इज ऑल्सो one kind of living organisms and it is formed because of this vegetation. That is why coal is also called a fossil fuel. Inside the figure number 5.2 means in this the coal mine is showing here. coal mine जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब भी कोल को हीट किया जाता है हवा के अंदर यानी कि उसे जलाया जाता है, वो जलता है और उसमें से मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है।
सो बेसिकली कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बना हुआ है, एंड व्हेन इट इज react with the atmospheric oxygen, because we know students, to make a combustion process we require oxygen. Oxygen ज़रूरी है कोई भी चीज़ को जलाने के लिए. So it is react with the oxygen and form carbon dioxide gas. Okay, वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. अभी कोल को उसके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उसके अलग अलग प्रकार में कन्वर्ट किया जाता है उद्योगों के अंदर, कि जिससे उसका इस्तेमाल जो है वो और तरीके से करा जा सके. कोक, कोल टार और कोल गैस. चलिए आइए देखते हैं. कोक सबसे पहले देखते हैं. इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. कोक जो है इट इज़ अ बेसिकली अ अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द कोल. कोल में से जो इम्प्योरिटीज़ है अगर उसको हम निकाल दें, ठीक है, तो उसमें से जो बचेगा उसे हम कोक कहते हैं. बेसिकली इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कोल जब माइन में से निकलता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है. मीन्स देर आर सर्टेन रॉ मटीरियल्स आर अटैच्ड टू दी कोल पार्टिकल्स, बट व्हेन वी गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इट इज़ नोन एज कोक. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोक जो है वो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और कई और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में उसे इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा है कोल टार. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल. कोल टार इट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. ये पदार्थ की एक लिक्विड अवस्था है, यानी कि प्रवाही अवस्था है. एक काला और गाढ़ा और बहुत ही बदबूदार सा एक प्रवाही है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. 200 से ज़्यादा पदार्थों से बना हुआ ये सब्सटेंस है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री, लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल, रूफिंग मटीरियल एक्सेट्रा. सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, कोल टार जो है उसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के फॉर्म में किया जाता है. किसके लिए रॉ मटेरियल? तो जो मैंने अभी अभी चीज़ें बोली, यानी कि प्लास्टिक है, एक्सप्लोजिव है, पेंट्स है, फोटोग्राफिक मटेरियल है, उसके बेसिक रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इंटरेस्टिंगली, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रेपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार. यानी कि नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल जो कि इंसेक्ट्स को रिपेल करने में किया जाता है वो भी कोल टार में से मिलता है. दिस डेज बिट्यूमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स. अभी अभी के कुछ सालों में बिट्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है. बिट्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है कोल टार के जगह पे. किसमें? रोड को मेटालिक सरफेस देने में. यानी कि जो हमारे डामर रोड बनते हैं उसके अंदर जो काला कलर का गाढ़ा लिक्विड आप देखते हो वो होता है बिट्यूमिन. पहले कोल टार इस्तेमाल किया जाता था. कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. यानी कि जब हम कोल में से कोक ऑब्टेन कर रहे होते हैं तभी जो गैस रिलीज होता है दैट गैस इज नथिंग बट कोल गैस. ओके, कोलगेट नहीं बेटा, इट इज अ कोल गैस. Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays, it is used as a source of heat rather than light. शुरू में कोल गैस का इस्तेमाल लाइट जलाने के लिए किया जाता था. ठीक है, कोल गैस को सप्लाई करते थे, लाइट के फॉर्म में वहाँ पे जलाते थे, तो उसमें से जो लाइट की रेज एमिट होती थी उसकी वजह से वो स्ट्रीट लाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, but now it is a use as a source of heat, not the light, because we have the electricity. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. खास करके जो ये कोल गैस है इसका इस्तेमाल कई सारे उद्योगों के अंदर फ्यूल के रूप में किया जाता है कि जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक होते हैं. मतलब कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक हो तो वहाँ से कोल गैस ले आना और ले जाना बहुत ही कन्वीनियंट रहता है. दैट इज़ वाई. ओके, सो यहाँ पे कोल के बारे में जानकारी और उसकी जर्नी ख़त्म होती है. अभी हमने देखा इस लेक्चर के अंदर
सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद कोल किस तरीके से वो फॉर्म हुआ, ठीक है, दिस इज थ्रू द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इट इज़ फॉर्म्ड। उसके बाद उसके अलग अलग फॉर्म्स, कोक, कोल टार और कोल गैस। यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।